नमस्कार दोस्तों, अच्छे होंगे, भली बातें होंगे, इसी उम्मीद के साथ आज फिर मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को अपनी हिंदी साहित्य की विशेष कक्षा की तरफ लिए चलता हूं। स्टार्ट कर रखे थे हमने दोस्तों काव्य दोष। क्या कर रखे थे? काव्य दोष। और इन काव्य दोषों में हमने सबसे पहले जो दोष पढ़े थे वो पढ़ लिए थे दोस्तों शब्द दोष। और शब्द दोष में एक दोष रह गया था हमारा और उस दोष का नाम था क्लिष्टत्व दोष। कौन सा दोष रह गया था? क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष। देखिए साहब, अपन ये कह देते हैं कि जब दो तीन शब्दों को तोड़ मरोड़ करके अर्थ निकाला जाता है तब भी अर्थ समझ में नहीं आता। अर्थात जहाँ अर्थ समझने में आसानी नहीं होती, यानी कि जहाँ किसी शब्द का अर्थ आसानी से समझ में ना आता हो, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। क्लिष्ट का अर्थ भी वैसे दोस्तों कठिन होता है। क्लिष्ट का अर्थ भी वैसे कठिन होता है। तो जहाँ किसी शब्द का अर्थ आसानी से समझ में नहीं आए, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। क्या होता है? क्लिष्टत्व दोष होता है। आज हम इसी क्लिष्टत्व दोष की तरफ आप सबको लिए चलते हैं। तो देखें, जहाँ किसी शब्द का अर्थ आसानी से समझ में नहीं आए, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। क्या होता है? क्लिष्टत्व दोष होता है। जहाँ किसी शब्द का अर्थ आसानी से समझ में नहीं आए, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। उदाहरण देखना आप कि अब ऐसे उदाहरण हैं इसमें कि जहाँ बहुत माता बच्ची करनी पड़ती है शब्द को समझने में, और जहाँ माता बच्ची करनी पड़ जाए समझो वो कौन सा दोष है? क्लिष्टत्व दोष। उदाहरण देखते, देखो, कहे तो कतो, समझना, परदेसी, कहे तो कतो परदेसी की बात। पहला। दूसरे देखना, मंदिर अर्ध, मंदिर अर्ध अवध वदी, मंदिर अर्ध अवध बद हमसों, मंदिर अर्ध अवध बद हमसों, हरि आहार चलो जात, हरि आहार चली जात। और देखें, वेद नखत ग्रह जोर, वेद नखत ग्रह जोर अरद कर, अरद करी सोई बनत अब खात। देखिए साहब, उदाहरण देखिए साहब, हाँ भाई, यहाँ सूरदास जी ने ये पद लिखा है जो कटु पद है, बहुत कठिन पद है। देखो क्या कहा है कि गोपियाँ जब विरह व्यथा से पीड़ित है, इसमें गोपियों की विरह दशा का वर्णन सूरदास जी ने कहा है। गोपियाँ कहती हैं कि उस परदेसी की बात, परदेसी आया है यहाँ श्री कृष्ण को, कि उस परदेसी की बात मत पूछो, उस श्री कृष्ण की बात मत पूछो, वो हमसे मंदिर अरध, वो हमसे
मंदिर अरद अर्थात एक पक्ष का 15 दिन में लौट कर 15 दिन मंदिर अरद अवध समय एक 15 दिन की अवधि होती है। हमसे वो एक पक्ष यानी 15 दिन में लौट कर आने की बात कह रहे थे, परंतु अब देखो यहाँ हरि का अर्थ होता है शेर। हरि का अर्थ क्या होता है? शेर। आहार का अर्थ होता है भोजन, और शेर का भोजन क्या हुआ? मांस। शेर का भोजन क्या हुआ? मांस। और मांस का अर्थ होता है एक माह, यानी हमसे वो 15 दिन में लौट करके कहने की बात कह गए थे, लेकिन एक माह मांस हो गया, शेर के भोजन मांस हो गया, अब तक वो लौट करके नहीं आए। 1 महीना बीतने वाला है। अब तो वेद होते 4, कितने होते हैं? 4। नक्षत्र होते 27 और ग्रह होते कितने? 9। देखो कितना कठिन अर्थ दिया है। 27 और 4 31 और 9 40 कि वेद नक्षत्र ग्रह जोड़ के अरद से आध होकर अब 20 40 को आधो कितने हुए? 20। 40 का आधा कितना हुआ? 20 के। अब तो वेद नक्षत्र ग्रह जोड़कर और उसका आधा करके जो बनेगा, आधा करके जो बनेगा वही हम खा लेंगे। अर्थात क्या बनेगा? 20। अब 20 का अर्थ यहाँ लिया है 20। क्या लिया है? 20 के। अब तो हम क्या खा लेंगे? 20 ही खा लेंगे। तो देखो कितना कठिन अर्थ दिया है कि मंदिर अरद अवध अवध हमसो हर आहार, शेर को आहार कौन? भोज। मास आया 1 महीना बीत चला, अब तक नहीं आए। वेद 4 वेद 27 नक्षत्र ग्रह 9 40 जोड़ने का आधा 20 और 20 में जहर वही हम खा लेंगे। तो एक विष के लिए कितना लंबा अर्थ लिया गया है। तो मेरे हिसाब से यह अर्थ बहुत कठिन था, इसलिए यहाँ इसमें कौन सा दोष है? क्लिश तत्व दोष। समझ रहे हैं ना दोस्तों मेरी बात को आप? तो जहाँ कोई बात समझाने के लिए तोड़ मरोड़ करके लंबे गुणा भाग करके शब्दार्थ निकाले जाते हैं, वहाँ क्लिश तत्व दोष होता है। दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं आप। हेम सुता, इसे तो सब जानते हैं आप। हेम सुता पति, देखना अर्थ। हेम सुता पति वाहन, हेम सुता पति वाहन प्रिया। हेम सुता पति वाहन प्रिय, तुम इसमें रति न फेर। और दूसरी लाइन देखना, लंकापुरी पति की जो, लंकापुरी पति की जो भ्राता, लंकापुरी पति की जो भ्राता, तासु प्रिया नहीं आवत। तासु प्रिया न आवती। देखिए, हेम सुता पति वाहन प्रिय, तुम इसमें रति न फेर। लंकापुरी पति की जो भ्राता, तासु प्रिया नहीं आवता। देखिए साहब अर्थ देखना आप। हेम का अर्थ है हिमालय। हेम का अर्थ क्या हुआ? हिमालय। सुता मिस पुत्री, हिमालय की पुत्री कौन? पार्वती। पार्वती के पति कौन? शिव। शिव के वाहन कौन? नंदी। नंदी प्रिय या मूर्ख के अर्थ में अर्थात आइए यहाँ की लाइन तो देखो, लंकापुरी।
हेम सुता पति वाहन प्रिया, तुम इसमें रति ना फिर, यानी मूर्ख के लिए आया है कि तुम इसमें कोई बुद्धि तुम्हारी चलने वाली नहीं। कितनी बात आई बैल के लिए। अब दूसरी लाइन देखो, लंकापुरी, लंकापुरी पति में स्वामी, लंका के स्वामी के जो भ्राता, के जो भ्राता, भ्राता कौन? कुंभकर्ण। तासु प्रिया, उसकी प्रिया कौन है? नींद। नावती, उसे नींद नहीं आ रही। तो एक नींद लेवे को देखो, लंकापुरी पति जो भ्राता, और एक मूर्ख शब्द लेवे में हेम सुता पति वाहन प्रिया, पति को नंदी यानी मूर्ख बैल। तो एक शब्द लेने के लिए जहाँ कितना कठिन अर्थ निकाला गया है वहाँ होता है क्लिष्टत्व दोष। अब एक और देखिए इसका उदाहरण, ये कठिन है इसलिए मैं बार बार उदाहरण के आपको समझा रहा हूँ। देखो सब, खगु पति पति, खगपत पति तिय, पितु बधु बधु, जल समान तुम बैन। अब देखो साहब, यहाँ पे ऐसे इसका अर्थ है कि तुम्हारे बैनिस वचन, तुम्हारी जो वाणी है वो गंगा के जल के समान निर्मल है, गंगा के जल के समान निर्मल है, ये अर्थ है। अब लेकिन अर्थ हमें देख नहीं रहा है। अब देखो क्या है, खग मिस पक्षी, पति मिस स्वामी, पक्षियों के स्वामी कौन? गरुड़, और गरुड़ के पति कौन? तो ये कौन हुए यहाँ? विष्णु। तो ये अर्थ क्या है? स्त्री। विष्णु की स्त्री कौन? लक्ष्मी। पितु का अर्थ है पिता, लक्ष्मी के पिता कौन? समुंदर। बधु का अर्थ बहू, समुंदर की पत्नी कौन? गंगा। जल समान तुम बैन, कि तुम्हारे जो वचन है वो गंगा के जल के समान निर्मल है। तो एक गंगा के जल को लाने के लिए कितने अर्थ, कि गरुड़ के स्वामी की, पत्नी के, पिता की, वधू के जल के समान तुम्हारा जल, तुम वधू के जल के समान तुम्हारे वचन निर्मल है। तो एक अर्थ को लेने के लिए कितने कठिनतम दौर से गुजरा गया है, वहाँ दोस्तों क्लिष्टत्व दोष होता है। कौन सा दोष होता है? क्लिष्टत्व दोष होता है। तो यहाँ हमने आपको यहाँ शब्द दोषों के बारे में बात की। हमने 4 प्रकार के दिए, शब्द दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अब हम तीसरे नंबर के जो अर्थ दोष है, जिसमें एक ही है सिलेबस में, उसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि अर्थ दोष में तो 4-5 है, फिर उनकी एक अलग से वीडियो अपन डाल लेंगे। अर्थ दोष में सबसे पहले एक ही दोष दिया गया, और वो दोष है हमारा दुष्क्रमत्व दोष। कौन सा? दुष्क्रमत्व दोष। देखिए साहब, सबसे पहले हम डालेंगे अर्थ दोष नंबर 2 पर। तीसरे नंबर का है वैसे, एक तो हो गया शब्द, अब अर्थ दोष। कौन सा दोष? अर्थ, क्योंकि वाक्य दोष में 4-5 दोष दिए गए हैं, जिसमें अक्रमत्व है, न्यून पदत्व है, अधिक पदत्व है, पुनरुक्त दोष है। ये 4-5 दोष है, उनकी अलग से वीडियो बनाएंगे अपन, ठीक है। अर्थ दोष, कि जहाँ काव्य का अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो वहाँ अर्थ दोष होता है। जहाँ काव्य का अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो वहाँ, जहाँ काव्य का अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो वहाँ अर्थ दोष होता है। कौन सा होता है? अर्थ दोष होता है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि दूसरे नंबर का है वाक्य दोष,
मित्रों हम आपको उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें 4 दोष दिए गए हमारे, अक्रमत्व दोष, न्यून पदार्थ दोष, अधिक पदार्थ दोष, उसके अलग से वीडियो में अपन डालेंगे। पहले इसको कर लेते हैं। और इसमें एक ही दोष दिया गया हमारे सिलेबस में, और वो दोष है ऐसा दुष्क्रमत्व दोष। देखें हमारे शास्त्रों में कोई बात कही गई है, जैसे अपन के घर में कोई बात होती है तो सबसे पहले बात होती है पिता की, उसके बाद बड़े भाई की, उसके बाद छोटी, नियम क्रम जहाँ चला है। लेकिन हम यदि शास्त्रों के विरुद्ध कोई बात कहते हैं, नियमावली के विरुद्ध कोई बात आई गई है, तो वहाँ हमारा दोष होता है दुष्क्रमत्व दोष। जैसे मेरे एक उदाहरण दिया गया ना कि सबसे पहले मैं हो और मोते पीछे भैया, खींच खांच के बाप निकार और रह गई पीछे मैया। यानी दूध और दही का जो दृष्टांत उदाहरण दिया गया, सबसे पहले तो बड़े से छोटा, छोटे से फिर छोटा। यहाँ लेकिन क्रम जहाँ चेंज हो जाता है, जहाँ शास्त्र अथवा परंपरा में प्रसिद्ध क्रम के विपरीत किसी बात का वर्णन होता है, वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। उदाहरण तो देखते हैं, लेकिन पहले देखो साहब इसकी परिभाषा देख लो। जहाँ शास्त्रों अथवा जहाँ शास्त्रों अथवा परंपरा, शास्त्रों अथवा परंपरा में प्रसिद्ध क्रम के विपरीत, प्रसिद्ध क्रम के विपरीत, जहाँ शास्त्रों अथवा परंपरा में प्रसिद्ध क्रम के विपरीत किसी बात का वर्णन होता है, किसी बात का वर्णन होता है, वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। यानी क्रम चेंज हो गया। उदाहरण देखो आप, इसमें एक उदाहरण दिया गया है, मारुत नंदन मारुत को, मारुत नंदन मारुत को, मारुत नंदन हनुमान जी को कहा गया, और मारुत का अर्थ है हवा। मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को बेग लजायो। तो यहाँ क्रम है ना, वो गलत है। या खगराज के मन से ज़्यादा तेज हो, खगराज के बेग से ज़्यादा तेज होता है मन, हवा, खगराज, और फिर मन आना चाहिए था। तो यहाँ क्रम गलत हो गया। क्या हो गया? क्रम गलत हो गया। शास्त्र के हिसाब से जो कम ज़्यादा होता है उसके बाद देखो हनुमान जी ने हवा के, पक्षी, गणराज से और मन से भी तेज के चले थे, तो मन बाद में आना चाहिए, लेकिन खगराज का वेग है वो मन से ज़्यादा बता दिया गया। तो यहाँ थोड़ा सा प्रसिद्ध क्रम के विपरीत बात आई है, तो इसीलिए यहाँ दुष्क्रमत्व दोष हो गया। देखो एक उदाहरण दे दें, रुपया दे दो 10, देख लो, हो रुपया दे दो 10, नहीं तो 20 ही दे दो। अब इसमें देखो कोई मांग रहा है कि रुपया दे दो 10, कि 10 रुपया दे दो, नहीं तो नहीं दे दो, 10 ना दे रहे हो तो 20 ही दे दो। अब तुम लगा जो 10 अन्य ना दे रहे हो वो 20 कहाँ से दे देगो? उल्टा है, यूँ होना चाहिए, रुपया दे दो 20, नहीं तो 10 ही दे दो। 20 रुपये दे दो, 20 नहीं तो चलो 10 तो दे ही दो। अब जिसके पास 10 ही नहीं वो 20 कहाँ दे दे? तो पहले 20 आना चाहिए था, उसके बाद क्या आना चाहिए था? 10 आना चाहिए। तो क्रम विपरीत है। कैसा है? क्रम विपरीत है। अब देखो एक और उदाहरण देखो, नृप मोकू है दीजिए, है मीन्स घोड़ा, अथवा मत गजेंद्र। अब यहाँ गजेंद्र मीन्स हाथी,
अब पहले ना वही बात, हाथी की श्रेष्ठता मानी गई है, घोड़े की उसके बाद श्रेष्ठ मानी गई। लेकिन हम कह रहे नृप मोहि राजा मुझको घोड़ा दीजिए अथवा क्या दे दीजिएगा, गजेंद्र दे दीजिएगा। तो यहाँ हाथी पहले आने चाहिए था और भाई साहब वो पीछे आना चाहिए था, इसलिए यहाँ दुष्क्रमत्व दोष है। कौन सा दोष है? दुष्क्रमत्व दोष। अब देखें ये हो गया हमारा दुष्क्रमत्व, यानी प्रसिद्ध क्रम के विपरीत कोई बात आती है तो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। अब एक तीसरा प्रकार अपन रस दोष से आज ही पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें कोई प्रकार तो है नहीं और है भी नहीं है, सिलेबस से मतलब नहीं, कोर्स में से भी मतलब नहीं है, लेकिन उसके प्रकार है भी नहीं। अब रस संबंधित दोष है तो केवल उसे वैसे ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में हम बाकी दोषों को लिए चलेंगे। फिर रस दोष, क्या है दोस्तों? रस दोष। मैं एक लाइन लिखूं, काव्य रचना का उद्देश्य रसास्वादन है। काव्य रचना का उद्देश्य रसास्वादन है, और यदि इसमें किसी तरह का व्यवधान होता है तो वहाँ रस दोष माना जाता है। इसमें किसी भी तरह का व्यवधान होने पर रस दोष होता है। रस दोष होता है, इसमें किसी भी तरह का व्यवधान होने पर रस दोष होता है। क्या होता है? रस दोष होता है, यानी जब उचित विवेचन नहीं होता है, अर्थात प्रतिकूल अवस्था में चित्रण होना भी, यानी विरोधी अवस्था में चित्रण होना भी रस दोष होता है। जिसमें कहूँ श्रृंगार रस के वर्णन में करुण रस आ जाए, जहाँ श्रृंगार का है वहाँ करुण रस आ रहा है तो विरोधी भावना आ रही है, वहाँ इस चीज़ का प्रतिकूल अवस्था में चित्रण हो रहा है, तो वहाँ भी कौन सा दोष है? रस दोष। जैसे खेलो आज होरी, मैं आपसे कहूँ जिस गांव में कोई लड़ाई होती है और भयंकर लड़ाई हो रही है और आप घरों में लड़ाई हो रही है और आप उससे अपने पापा से करो पापा मैं थोड़ा क्रीम लगाया हूँ, पापा मैं स्नान कर हूँ, तो वहाँ थोड़ा रस विरोधी बात, प्रतिकूल अवस्था में किसी बात को कहा जा रहा है तो वहाँ रस दोष होता है। देखो खेलो आज होरी, खेलो आज होरी गोरी करत निहोरी हम, गोरी से करी गोरी आज हम होरी खेलेंगे, आ जाओ आज हम सब मस्करी करते हैं। लेकिन अब इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है सब। कौन सी इस लाइन में कौन से रस का वर्णन है? श्रृंगार रस का। कौन से रस का? श्रृंगार रस का। लेकिन दूसरी लाइन में पल को पतो नाए, पल को पतो ना यहाँ कालिका होई गो, पल को पतो ना यहाँ कालिका होए गो, कि पल का भी पता नहीं कब जन क्या हो जाए, कल जन क्या हो जाए, तो निराशावादी यहाँ बिल्कुल करुण रस शांत रस की पुनरावृत्ति हुई है। करुण रस हो रहा है यहाँ की, पता नहीं कल का है जावे, इसलिए जो भी करना है आज ही कर लो। तो यहाँ श्रृंगार रस और इसमें आया करुण रस, तो दोनों विपरीत हैं, इसलिए इसमें रस दोष है। दोस्तों प्रथम पंक्ति में श्रृंगार रस का सूचक है, दूसरी पंक्ति में वैराग्य भाव आया है। एक साथ नहीं रखा जा सकता है, वैराग्य का और श्रृंगार को दोनों को एक साथ अपन रख ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ श्रृंगार है वहाँ वैराग्य नहीं है और जहाँ वैराग्य है वहाँ श्रृंगार से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों यहाँ रस दोष आया है। आज हमारा टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं और आपसे वादा भी करते हैं कि अगले टॉपिक में आपको ये रस दोष जो थे, ये दोष जो है प्रकरण अपन पूरा कर देंगे। और
फिर अगले टॉपिक की तरफ हम सब आपको लिए चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार, धन्यवाद।